नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा की शुरुआत से पहले एक जरूरी सूचना कि भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों के बहकावे में न आए, अपना अकल लगाएं। 11 तारीख से देश भर में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट प्रभावी हो गया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दिया है। यह बाहर के देशों से धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। लेकिन आप यह समझिए कि आपके नेतागण आपको कितना बेवकूफ समझ रहे हैं कि जो चीज उनके हाथ में नहीं है उसको करने की दावेदारी करते हैं। जैसा ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं बंगाल में सीए लागू नहीं होने दूंगी। ममता बनर्जी को यह मालूम है कि सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम केंद्र का मामला है। राष्ट्र में कौन नागरिक बनेगा यह राज्य सरकार तय नहीं करती, केंद्र सरकार तय करती है और केंद्र सरकार को ही नागरिकता देने का काम है। लेकिन वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए, भाजपा विरोध के मुहिम में अपना नाम आगे करने के लिए संवैधानिक झूठ बोलते हैं लोग। संविधान में दिए हुए प्रावधानों के विरुद्ध संवैधानिक सीट पर बैठे हुए लोग, इस चीज को समझने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपना अकल लगाएं और इनके बहकावे में न आए। खैर, आज का मुद्दा है, आप सबको पता ही चल गया होगा कि हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं और वहां पर दूसरे मुख्यमंत्रियों ने शपथ लिया है। शपथ लेने की जो ट्रेंड है वो वही है जो नरेंद्र मोदी ने पिछले कई बार से टेस्ट किया है। एक तो भाजपा बधाई की पात्र है, भाजपा के लोगों की ट्रेनिंग, उनके मन स्थिति और समर्पण की मैं कायल हूं। बहुत बहुत बधाई देता हूं हर वो कार्यकर्ता का जो भाजपा का कार्यकर्ता है। पूरी की पूरी सरकार बदल जाती है लेकिन एक इफ बट तक का ट्वीट तक भी कोई नहीं आता, नाराजगी की कहीं कोई चर्चा नहीं आती। मनोहर लाल खट्टर हों, इसके पहले रावत साहब हों, उसके पहले रूपानी जी हों, या मतलब कोई भी हो, कितने के नाम लो। लेकिन उसके बगल में एक दूसरा पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री और उसके कैबिनेट मंत्री की विवाद को बार बार आला कमान के दरबार में आकर के सुलह कराना पड़ा, फिर भी अंत तक यह निपटा नहीं। यह तो उनके कैरेक्टर की बात है। लेकिन यह जो हो रहा है उसका क्या मालूम है? क्या यह मालूम कि हरियाणा की सरकार फेल हो गई थी और नरेंद्र मोदी को यह डर था कि केंद्र के चुनाव में फेल भाजपा सरकार के मुखिया को अगर लेकर के मैं जाऊंगा जो राज्य में नेतृत्व कर रहे हैं तो उससे मुझे चुनावी हानि होगी, या कोई और मामला है? आज चर्चा इसी पर। मित्रों, एक तो आप सबको ज्ञात होगा, जो लोग नरेंद्र मोदी के राजनीति को नजदीक से देखते हैं उन्हें एक बात की जानकारी भली भांति होगी या होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ही अकेले नहीं है, और भी बहुत लोग हैं। मतलब ये जो 1990 के बाद की जो राजनीति उभरी है और जो राजनीतिक क्षेत्र उभरे हैं वो सब के सब अपने आप को आला कमान का स्थान पर मानते हैं। वो मानते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, जो कहूंगा वही सत्य होगा, जो मैं चाहूंगा वही होना चाहिए। जो धार्मिक राजनीति, जातीय राजनीति या पारिवारिक राजनीति करने वाले लोग हैं उनका परिवार का मुखिया, जात का मुखिया, धर्म का मुखिया ही सर्वोच्च है, उसके बाद वाले सारे प्यादे हैं। वो हर आदमी, ये कोई नरेंद्र मोदी में ही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात का मुख्यमंत्री का कमान संभाला, हर चुनाव के बाद वो 1/3 विधायकों का टिकट बदल देते थे और वहां के मतदाताओं से कहते थे कि आपका नाराजगी आपके विधायक से, हमने उसको बदल दिया, आप मेरे नाम पर वोट दो। यह सिलसिला केंद्र के चुनाव तक भी है। अब तो वो ये कहने लगे कि मोदी की गारंटी है, मतलब मोदी के बाद कोई नहीं है, सिर्फ मोदी है। नगर निगम से लेकर के प्रधानमंत्री तक मोदी ही है, तो गारंटी मोदी की है, बाकी सबकी गारंटी नहीं है। आज चर्चा उस पर नहीं करेंगे, मोदी की गारंटी पर। आज चर्चा करेंगे मोदी की एक्टिविटी पर। तो केंद्र सरकार जो, मतलब भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार नहीं, भाजपा का जो मुखिया है, उनको यह लग रहा है कि अगर हम राज्य सरकार को बदल देंगे
तो जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर होगा वो उस राज्य सरकार के साथ खत्म हो जाएगी। वर्तमान वाली हरियाणा सरकार के साथ यह दिख भी रहा है। इसलिए दिख रहा है कि किसान आंदोलन पंजाब के सरकार के द्वारा और विदेश के देश विरोधियों के द्वारा प्रायोजित है। और पंजाब और हरियाणा चूंकि पहले एक ही राज्य था, अब बंट जाने के बाद सीमा उसकी एक दूसरे से मिलती है, तो पंजाब से वहां पंजाब सरकार के समर्थन से किसान आते हैं और हरियाणा बॉर्डर पर कोहराम होता है। और हरियाणा बॉर्डर पर मनोहर खट्टर ने किसानों के लिए गड्ढा खोदा, कटेदा तार लगाया और वो जो बाढ़ बनाया, आंसू गैस के गोले छोड़े, जो टसल्स हुआ, वह सब मनोहर लाल खट्टर का राजनीतिक कर्तव्य था, प्रशासनिक जिम्मेदारी थी। मैं उस बात के लिए मनोहर लाल खट्टर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, 100 में 200 नंबर देता हूँ कि उन्होंने पूरी प्रशासनिक सूझबूझ और क्षमता के साथ उनको रोका। उनकी जिम्मेवारी यही था। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी यह सोच रहे हो कि बेशक यह किसान आंदोलन में किसान नहीं है, लेकिन किसानों को प्रभावित तो कर सकते हैं। टीवी मीडिया में, सोशल मीडिया में तो आ ही रहा है ना कि किसानों ने ये किया, वो किया, यहाँ किया, वहां किया। तो यह एकमात्र एक सीट भी लूज करने की स्थिति में नरेंद्र मोदी नहीं है। उनको 400 प्लस लेना है। वो कितना लेंगे, क्या लेंगे, मैं ये नहीं जानता। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या राजनीतिक क्षत्रपों की नियुक्ति नरेंद्र मोदी, आदरणीय दीदी जी को सादर प्रणाम, क्या राजनीतिक क्षत्रपों की नियुक्ति नरेंद्र मोदी अपने किचन कैबिनेट से कर करके सुकून के साथ इसलिए ले रहे हैं कि मुझे जब जरूरत पड़ेगी इनको रख लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी इनको हटा देंगे? क्योंकि ध्यान देने वाली बात है कि जहां जहां उनके अपने प्रभाव के लोग नहीं है वो नहीं हटा पाए। उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी चुनाव पूर्व बदलने की पूरी तैयारी थी और सारी कयास लगाई गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ हिले नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ किसी के अनुकंपा पर मुख्यमंत्री नहीं है, वो खुद के दम पर है मुख्यमंत्री। वो किस परिस्थिति में बने थे वो चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन बन जाने के बाद जो उन्होंने अपना राजनीतिक कौशल दिखाया, अपना प्रशासनिक क्षमता दिखाया और जनभावना में जो जिस तरह की जन समर्थन उन्होंने प्राप्त किया है, उसका यह परिणाम है कि कोई कितना हो चाहे योगी आदित्यनाथ को योगी आदित्यनाथ की मर्जी के विरुद्ध हिला नहीं सकता, और ये नहीं हिल पाए। लेकिन वही जगह मनोहर लाल खट्टर अनुकंपा पर बनाए गए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के पहले मनोहर लाल खट्टर को तो हम लोग भी नहीं जानते थे कि कोई आदमी हो। एक बार बलिया गए थे संघ के प्रचारक के रूप में, लेकिन हम क्या जानते थे कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हमसे वहां बलिया में किसी ने इनका कोई भाव नहीं दिया। एक लड़का था जो मोटरसाइकिल में घुमाया करता था, उसका प्रतिफल उसको मिला कि जब ये मुख्यमंत्री में तो उसको अपना OSD बना दिया, मतलब सरकारी ओहदा दे दिया, बड़ा पावरफुल आदमी हो गया वो लड़का, वो अलग बात है। उसी तरह से जो जो लोगों को मोदी ने हटाया है वो सब के सब मोदी के राजनीति से प्रभावित होकर अपना राजनीति करते हैं। उनका अभाव, उनका जो राजनीतिक कद है वो मोदी के बराबर या मोदी से बड़ा नहीं हो पाया है, या मोदी ने नहीं होने दिया है। तो इन सब चीजों को देख करके क्या यह राष्ट्र हित में, राज्य हित में है? क्योंकि एक कमजोर नेता क्या प्रशासनिक पहुंच बना सकता है, प्रशासनिक क्षमता का पूर्ण इस्तेमाल कर सकता है, जबकि प्रशासन में लगे हुए लोगों को पता है कि अगर दिल्ली से फोन आएगा ये हट जाएगा। यह इस तरह की क्या मामला होता है? यह विचार का विषय है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के पास 2 महीने का टाइम था और जो नए वाले मुख्यमंत्री आए हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। 2 महीना तो उनको पता लगाने में लग जाएगा कि मुख्यमंत्री के ऑफिस में फाइलें कहाँ कहाँ पड़ी होती है और मुख्यमंत्री का मतलब का काम क्या होता है। मतलब जो प्रशासनिक पैरालिसिस हरियाणा में आज से शुरू हो गई है वो हो गई है, क्योंकि आर्डर देने वाला आदमी को पता नहीं कि मुझे आर्डर देना क्या है, और जिसको पता था उससे आर्डर लेने की क्षमता खत्म कर दी गई है। अब वो सब के सब, हालांकि अलग बात है कि 2 महीने में प्रशासन का काम क्या होगा, चुनाव का काम होगा, और चुनाव में तो ये लोग नेता लोग चुनाव लड़वाना जानते ही हैं और उसी में लगे हुए हैं। दूसरा एक और अपुष्ट खबर है। वो अपुष्ट खबर इसलिए है कि जेजेपी के जो चौटाला जी के नाती हैं दुष्यंत, एक तो मैं दुष्यंत की राजनीतिक बाजीगरी और बिहार के तेजस्वी की राजनीतिक बाजीगरी का कायल हो गया हूं। इन दोनों बच्चों में जिस तरह की राजनीतिक सूझबूझ देखने को मिल रही है वो बहुत कम में मिलती है। तेजस्वी भी बिहार में नीतीश कुमार का हटने के बाद बहुत ज्यादा नीतीश के विरुद्ध नहीं बोला, वो अपनी बात बोला, और हर राजनीतिक दल को ये करना चाहिए। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने जिस तरह का राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया है, उससे कुछ लोगों को आशंका हो गई कि कहीं यह मैच फिक्सिंग, मिली भगत या नूरा कुश्ती तो नहीं है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह बात जानती है कि जाट या तो जाट को वोट देगा या कांग्रेस को वोट देगा। वह देखा गया है, भाजपा का वोटर जाट कभी नहीं रहा है। हाँ, एका दो बार छोटक पटक तो मुसलमान भी वोट दे देते हैं, लेकिन जो परंपरागत जाट वोटर है वह या तो जाट नेताओं को देगा, देवीलाल को देगा, मनोहर लाल को देगा, या फिर भाजपा कांग्रेस को देगा, क्योंकि उनके साथ भूपेंद्र हुड्डा है और लोग हैं। कहीं इंटरनल सर्वे ने यह तो नहीं बताया कि भाई जाट का वोट अब कांग्रेस को जा रहा है और हरियाणा में सीट लूज होने का खतरा है, किसान आंदोलन अलग से है, मनोहर लाल खट्टर का प्रभाव बिगड़ता अलग से। तो उन्होंने भाई जाट के एक अपने नेता उप मुख्यमंत्री को कहा कि भाई तुम जाओ और अलग 200 सीट पर लड़ करके जाट वोट बांटो, और मैं इधर गैर जाट राजनीतिक वाले को मुख्यमंत्री बना करके जो गैर जाट वोट है उस पर कब्जा जमाता हूं। यह एक आशंका है, क्योंकि जब दुष्यंत चौटाला अलग चुनाव लड़ेगा, उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेगा, दुष्यंत चौटाला के चाचा चुनाव लड़ेंगे, तो जाटों में बंटवारा होगा, क्योंकि जाट हर खेमे में है। तो इस तरह से जाट वोट बैंक बटेगी और गैर जाट वोट बैंक पर भाजपा का प्रभाव है, चाहे वो ब्राह्मण हो, बनिया हो या और कोई हो। ओबीसी का तो मुख्यमंत्री बन गया है। तो यह एक राजनीतिक दिख रही है। और नरेंद्र मोदी का एक राजनीति का मैं कायल हूं जो इसमें भी दिखा। नरेंद्र मोदी परंपरागत राजनीतिक वोट बैंक के राजनीति के प्रभाव में आकर के प्रभावित राजनीति नहीं करते। वो जिसको बनाना होता उसको बनाते हैं, उसको यह नहीं देखते कि इसकी जातीय संख्या कितनी है, इसका वोट बैंक कितना है। जैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा के जो अध्यक्ष हैं वो जाट है, और उत्तर प्रदेश में जाट बहुल नहीं है। उत्तर प्रदेश ओबीसी, क्षत्रिय और ब्राह्मण बहुल है, क्योंकि जाट तो बस ये कुछ हरियाणा के सटे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही है, बलिया, गाजीपुर, छपरा, आजमगढ़ में कहाँ जाट है, लेकिन जाट अध्यक्ष है। हरियाणा में पंजाबी उतना नहीं है, लेकिन खट्टर साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया था। बिहार में या उत्तर प्रदेश में ही शाही जी को अध्यक्ष बनाया गया था। भूमिहार तो बिहार में, यूपी में ही नहीं और बिहार में है। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में किसको बनाएंगे और उसका क्या लाभ होगा, नरेंद्र मोदी की राजनीति समझने के लिए उनके राजनीति करने के तरीके को समझना पड़ेगा। मैं यूपी में आता हूं, पहले यूपी से बात करते हैं। यूपी में ओबीसी का नेता मतलब यादव, और यादव का नेता मतलब मुलायम सिंह। यह बात अभी आज तक भी टूटा नहीं है नरेंद्र मोदी की कितना हुल्लड़ हुई है। दलित मतलब बसपा, बसपा मतलब मायावती, ये अभी तक टूटा नहीं है। कुछ छुट-फुट वोट पड़ जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई जो चीज मेरा नहीं है उस पर सिर फुटबॉल करने से, उसके आस में बैठने से, जो नहीं है जो उसको उठाने में क्या दिक्कत है। चंद्रशेखर जी अपने राजनीतिक भाषणों में बात कहा करते थे कि 5% लोग राजनीतिक कार्यकर्ता और परमानेंट मेंबर होते हैं, 95% लोगों को यहाँ जाना पड़ता है। जाइए, उनको अपना बनाइए, आप चुनाव जीत जाएंगे। आज भी भाजपा कहते मेरे पास 10 करोड़ मेंबर, 140 करोड़ जनसंख्या में 10 करोड़ मेंबर है, मतलब आपके पास कुछ मेंबर नहीं है। तो जो लोग मेंबर नहीं है उनके पास जाइए। उसी तरह से नरेंद्र मोदी ने इसको इंप्लीमेंट किया, चंद्रशेखर जी के उस सोच को, कि भाई पिछड़ी ओबीसी मतलब मुलायम परिवार यादव नहीं होता, बाकी भी तो होते हैं। तो उन्होंने बाकी के जातीय के राजनीति करने वालों को मौका दिया और उनको बढ़ाया। ये ओम प्रकाश राजभर वगैरह उसी में, मौर्य वौर्य उसी सोच के हिस्से में है। बिहार में भी यही हुआ। बिहार में उन्होंने यादव को लालू प्रसाद जी में छोड़ दिया, भाई चाहो। उसके बाद वाले जाति पर फोकस किया और उसका वोट पाया, और पिछले चुनाव यह बात बताया कि यह गणित या राजनीति उनको करने में सफलता प्राप्त हुई। हरियाणा में भी हुआ है, ओबीसी 3-3.5% है और जाट 25% है, 1/4 जाट है। तो 25% छत्र कहीं पड़ जाता है और 75% एक जगह पड़ जाता है, तो 75% ज्यादा होता है। यह नरेंद्र मोदी की राजनीति करने की तरीका है। लेकिन फिर भी 2 चीज तो इसमें आज के इस्तीफा में दिखी। एक, भाजपा का कैरेक्टर, संघ का चरित्र, कि मुख्यमंत्री को बदल दिया गया, एक विरोध का बयान तक नहीं आया। यह ऊंचे राजनीतिक मापदंड और राजनीतिक चरित्र को दर्शाता है, जो बधाई का पात्र है और मैं प्रणाम करता हूं। और दूसरा
कि अगर मनोहर लाल खट्टर 10 साल में अपने राजनीतिक कद बढ़ाते और योगी जैसा काम करके खुद को स्थापित करते तो आज वो इस तरह से बेदखल नहीं किए जाते। तो यह भी जरूरी है कि अगर आपको राजनीति में कोई मुकाम हासिल होता है तो उस पर बने रहने के लिए कुछ करिए, सिर्फ रबड़ स्टंप बन करके ना रहिए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हटाए गए वो रबड़ स्टंप थे। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को चुनाव से पूर्व हटाने की जहमत किसी ने नहीं की। योगी आदित्यनाथ में कोई सोच नहीं पाया। भाजपा की दोनों मुख्यमंत्री हैं। हाँ, मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज चौहान को जरूर हटा दिया गया, लेकिन वो चुनाव के पहले अगर ये घोषित कर दिया जाता भाजपा वहां हार जाती। यह भी सोचने वाली बात है। जिस तरह से चुनाव पूर्व खट्टर को हटा दिया गया, उत्तराखंड वाले को हटा दिया गया, गुजरात वाले को हटा दिया गया, उस तरह से नहीं होता। इसलिए राजनीति को समझिए और एंटी इनकम्बेंसी के विषय में सोचिए। बाकी मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी, हम विचार करके क्या करेंगे। क्योंकि मोदी का आना इसलिए जरूरी है कि अभी सीए तो कुछ नहीं है, ये तो बानगी है। अभी सीए के से बहुत बड़ा, देखिए सीए से क्या होगा। सीए आया है तो मतलब किसको नागरिकता दिया जाए यह साबित होगा। मतलब विदेश के कितने लोग हैं यह नागरिकता पाएंगे। और इसमें हुआ है ना कि सिर्फ हिंदू, सिंधी और पारसी ही लिया जाएगा, मतलब मुसलमान इसमें नहीं है। तो जो रेहानिया मुसलमान करोड़ों के रूप में हमारे यहाँ बसे हैं उन लोगों का क्या होगा। उसके बाद सिटीजन अमेंडमेंट का सिटीजन रजिस्टर बिल आने वाला है। ये नेशनल सिटीजन रजिस्टर बिल आने वाला है कि भारत का नागरिक कौन है इसकी रजिस्टर हो। और यह बिल बड़ा जरूरी है। और इस तरह के सब बिलों के लिए नरेंद्र मोदी का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बिल में छुपे सांपों को बाहर निकालने के लिए गर्म पानी डालता है और देश में छुपे शैतानों पर प्रहार करने के लिए मोदी मांगता है। तो विचार जरूर करिएगा। इन सब छोटी मोटी घटनाओं को भूल करके लक्ष्य एक ही रखिएगा, भारत फर्स्ट। और भारत फर्स्ट मतलब मोदी फर्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।